हेलो बच्चों, माय नेम इज नीरज कपकोटी। आज हम 8th क्लास का सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आपके चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। बच्चों, इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you become visible? बच्चों, अगर क्या होगा जब आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आपका विजिबल हो जाएंगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे और इसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। सेकेंड है बच्चों, हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग। बच्चों, इससे आपका ऑब्जर्वेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप जब देखोगे तो आप देख पाओगे कि इस वर्ल्ड में बहुत छोटे छोटे क्रिएचर भी हैं और बहुत बड़े बड़े क्रिएचर भी हैं, जैसे कि एलिफेंट, और बहुत छोटा जैसे कि अमीबा। तो हम यहाँ से समझ पाएंगे कि जो साइज है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है ऑर्गेनिजम्स में। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। और हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कैसे माइक्रोब्स इंटरेक्ट करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। अब आगे कर रहे हैं बच्चों। क्या है ना, अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको एक स्पेशल ऑप्टिकल डिवाइस चाहिए होगा, जो है आपका लेंस। बच्चों, लेंस जो है आपका किस शेप का होता है? लेंटिल शेप के होते हैं बच्चों। जो आपकी दालें होती हैं उसको लेंटिल्स कहते हैं, जैसे कि रेड लेंटिल्स, मसूर की दाल, इस शेप के आपके ये लेंसेज होते हैं। और लेंसेज का क्या काम होता है? लेंसेज का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना और उसको आपको विजिबल बना देना। जो आप इनविजिबल चीजें हैं उसको देखोगे तो ये आपका विजिबल हो जाएगा। बच्चों, ये जो आपको लेंस बना रखा है ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसका मेन काम होता है ये चीजों को मैग्नीफाई कर लेता है। बच्चों, अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, इन द ईयर 1665 उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में एक डेड सेल ढूंढा। बच्चों, जो कॉर्क है वो एक प्लांट का पार्ट होता है। जो कॉर्क था उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक था वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर था, उसने देखा कि जो कॉर्क है उसमें बहुत टाइनी टाइनी स्पेसेस हैं, और जो उसने ऑब्जर्व किया वो था सेल, प्लांट सेल का सेल वॉल। और उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो ये स्ट्रक्चर है ये रिजेम्बलेंस दिखा रहा है किसके साथ? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इन्होंने ही सबसे पहले इन स्ट्रक्चर को सेल बोला। बच्चों, सेल जो है लैटिन में इसको सेल कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने इस बुक में इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में बताया। तो बच्चों, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में लिखा था। फिर उसी ईयर में 1660s में ल्यूवेनहॉक, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले देखा था, एक लिविंग सेल्स को देखा था, जो कि आरबीसी, बैक्टीरिया। इसीलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बच्चों, अब आगे करते हैं, व्हाट इज सेल। बच्चों, सेल क्या है? द सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है बच्चों, ये हर एक ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। यही जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर और उसके सारे काम कर लेता है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब आपके बुक में क्या है? एक अनियन पिल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आप अनियन का सेल देखो। आपको क्या करना है, एक अनियन लेना है और उसको आपको कट कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस थिन टिश्यू को आपको वॉच ग्लास में ले लेना है। वॉच ग्लास में आप क्या करो, स्टेन डाल दो। स्टेन इसीलिए डाला जाता है ताकि सेल के कंपोनेंट इजीली कलर एब्जॉर्ब करके विजिबल हो जाए। जो स्टेन है बच्चों, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, सैफरनिन डाल सकते हो,
सैफ्रनिन प्लांट में इसलिए डालते हैं क्योंकि सैफ्रनिन जो है सेल वॉल जो होता है प्लांट का वो इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। वेयर एज एनिमल सेल में हम मिथाइलिन ब्लू डालते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है। आप जब आप स्टेन डालते हो इसके सेल्स के जो कंपोनेंट है वो इजिली विजिबल हो जाएंगे। अब आप एक काम करो, एक स्लाइड लेना, स्लाइड के ऊपर इस टिश्यू को रखो और इसमें आपको ग्लाइसरीन डालना है। ग्लाइसरीन क्या करता है आपका, ग्लाइसरीन आपका ये सेल को ड्राई होने से बचाता है। अब बच्चों आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर प्लेस करोगे तो आपको क्या होगा, एक ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। जिस तरह से ब्रिक से घर बनता है उसी तरह से यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी है कि सेल्स से, ग्रुप ऑफ सेल्स से अनियन पूरा बना हुआ। तो यहाँ से ये प्रूफ करने की कोशिश करी गई है कि सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो आपका वो ह्यूमन चीक सेल के साथ करना है। बच्चों आपको क्या करना है, इनर साइड ऑफ चीक में से एक स्मॉल टिश्यू ले लेना है। इस टिश्यू को क्या करना है, आपको सेम चीज करना है, इसको स्टेन करना है मिथाइलिन ब्लू से। मिथाइलिन ब्लू क्या करेगा, सेल के अंदर हर एक कंपोनेंट में जाकर उनको कलर प्रोवाइड करेगा और जब आप इस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे ये हमको इजिली विजिबल हो जाएंगे। आप इसको देखोगे चीक सेल तो आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह से आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ से भी ये प्रूफ हो जाता है कि ह्यूमन बॉडी का भी पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों जब आपने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो आपको दिखा होगा कि इन दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे कि ये न्यूक्लियस ये आपका कॉमन है। बच्चों इसमें क्या है, ह्यूमन सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है और बच्चों इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लांट में भी सेम फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बच्चों क्या होता है ना, ये सेल्स जो हैं कैसे ग्रुप टुगेदर होके टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये सारे मिलके काम करते हैं ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके और किसी भी ह्यूमन या किसी भी एनिमल या प्लांट की सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। बच्चों जो सेल है, सेल के मेन 3 कंपोनेंट हैं, वो क्या क्या हैं, सेल के 3 कंपोनेंट हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। बच्चों सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। इसका मेन काम क्या करता है, इट सेपरेट द बाउंड्री ऑफ वन सेल फ्रॉम द अनदर सेल और इट अलाउ द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ये सेल में से कौन सी चीज बाहर जाएगी और सेल के अंदर कौन सी चीज आएगी, इन सबको कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये सेल के कंपोनेंट को बाहर जाने से रोकता है। उसके बाद है बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है बच्चों आपका, न्यूक्लियस आपके सेल के सेंटर में होता है। ये आपका कंट्रोल यूनिट होता है, ये सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल करता है और सेल के ग्रोथ को भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। और जो सेल के कंपोनेंट्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब भी साइटोप्लाज्म में रहते हैं। अब आपकी बुक में आगे दे रखा है कि किस तरह से जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बता रहे हैं। तो जो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, सेल वॉल जो है सेल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और इसको स्ट्रेंथ और टर्जिडिटी देता है। टर्जिडिटी मतलब होता है अगर आप कोई सेल को वाटर के अंदर डाल दोगे तो वाटर उसको क्या करेगी, पुश करेगी, उसके अंदर जाने की कोशिश करेगी और उसको स्वेलअप करने की कोशिश करेगी। लेकिन प्लांट सेल के पास क्योंकि सेल वॉल है तो वो वाटर के प्रेशर को होल्ड कर सकती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी बोलते हैं।
तो अब मेन डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल सेल में? एनिमल सेल के पास क्या है? सेल वॉल नहीं है, लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल है। एनिमल के सेल के पास अगर वैक्यूल है तो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, क्यों? सेल वॉल भी होता है और वैक्यूल भी होता है, क्योंकि वैक्यूल में वो बहुत सारी चीजें स्टोर करता है। उसके अलावा प्लांट में जो है प्लास्टिड होता है, जो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, और एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। अब क्या होता है, प्लांट के पास जो है बच्चों सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रियोल्स का काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बच्चों जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं। जो सेल्स की शेप है वो किस पे डिपेंड करती है? सेल्स की शेप जो है उसके लोकेशन और फंक्शन पे डिपेंड करती है। बच्चों एक मान लो एक हाथी है, एक चूहा है, तो बताओ किस में ज्यादा बड़े सेल्स होंगे? बच्चों जो ऑर्गेनिज्म बड़ा है या कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बड़े सेल्स होंगे। जो ऑर्गेनिज्म बड़ा है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे, लेकिन सेल का साइज सिमिलर ही होते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, आप देख सकते हो आपकी बुक में अलग अलग तरह के सेल्स दिखा रखे हैं, जैसे कि मसल सेल्स, नर्व सेल्स। ये सब सेल्स की शेप जो है इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है और इनके लोकेशन पे डिपेंड करता है। बच्चों न्यूरॉन का मेन काम होता है नर्व सेल जिसको कहते हैं, ये आपका मैसेंजर की तरह काम करता है। ये मैसेजेस को आपके रिसेप्टर से ब्रेन तक ले जाता है और फिर वापस से ब्रेन से इफेक्टर तक लेके आते हैं और आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। उसी तरह से आपका मसल सेल्स बॉडी में मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारे सेल्स का फंक्शन ही इसको इनके शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चों उसी तरह से आपके प्लांट्स में भी आपके बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप के हैं, इलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर को एक जगह से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए, जैसे कि रूट से शूट में जाइलम लेके जाता है वाटर। उसी तरह से फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसलोकेशन करने में हेल्प करता है फ्रॉम लीव्स टू होल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो बच्चों उसी तरह से यहाँ पे आपकी बुक में लिख रखा है किस तरह से स्टमक में मूवमेंट के लिए मसल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मसल सेल्स के अलावा आपके स्टमक में बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये सारे इसमें क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म? बच्चों जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप बुक में देख सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट सेल होता है, और ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर, those organisms which are made up of only one cell, and a single cell is able to perform all its necessary function and also provide the shape to the cell, वो आपके क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और मल्टीसेलुलर ह्यूमन, डॉग, कैट, एलिफेंट, ऑल दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों अब आपका क्या है यहाँ पर? बच्चों स्मॉलेस्ट सेल क्या है अर्थ में? जो स्मॉलेस्ट सेल बच्चों वो है आपका माइकोप्लाज्म, PPLO भी बोलते हैं इनको, प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। उसी तरह से सबसे बड़ा सेल जो है वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग है। आपको यहाँ पे दे रखा है आपकी बुक में, ध्यान से देखिए, मेजरमेंट लिखी है, कितना होता है? 130 mm टू 170 mm इन डायमीटर होता है ऑस्ट्रिच एग। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल आपका नर्व सेल न्यूरॉन होता है, और उसी तरह से स्मॉलेस्ट सेल
आरबीसी और इसके इक्विवेलेंट ही आपका स्पर्म सेल भी होता है। अब बच्चों आपका टॉपिक है नेक्स्ट, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी ऑल नो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल। बच्चों इतने छोटे होते हैं कि आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए आपको ऑप्टिकल डिवाइस माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो इसी तरह से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं या अपने स्कूल के लैब में कर सकते हैं। जैसे कि आप पॉन्ड वाटर, स्टेगनेंट वाटर के अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। या आप सॉइल में भी देख सकते हैं। सॉइल आप क्या करना, अपने ग्राउंड में से सॉइल सैंपल लेके आना और उसमें वाटर डाल के उसका एक सॉल्यूशन बना के, मिक्सचर बना के आप उसको स्लाइड के अंदर डाल के ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू विल ऑब्जर्व a lot of microorganisms are present in the soil suspension। बच्चों आपको पॉन्ड वाटर में आपको क्या क्या ऑब्जर्व हो सकता है। देखो पॉन्ड वाटर में जो पॉन्ड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होंगे जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी। ये आपके किस में दिख जाएंगे आपको, ये आपको पॉन्ड वाटर में दिख जाएंगे। उसी तरह से आपको सॉइल सस्पेंशन में कौन से ऑर्गेनिज्म दिखेंगे बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, ब्रेड मोल्ड, एल्गी, बैक्टीरिया। ये आपको कहाँ दिखेंगे, ये आपको सॉइल में दिखेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।